Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good evening to everyone. शुभ संध्या आप सभी को. राधे राधे, जय श्री कृष्णा. कैसे हैं आप सब? होपफुली बढ़िया होंगे. मैं कॉन्टिन्यूस क्लास आपकी कर रही हूँ विदाउट एनी ब्रेक. आज है सैटरडे और संडे कल है. फिलहाल के लिए मेरी छुट्टी का दिन है, लेकिन आराम से फिर भी क्लासेस आपकी ले रहेंगी, क्लास कर लेते हैं. आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास की, जहां पर मैं आपके लिए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ. ज्योग्राफी का टॉपिक सूफिया ने बोला था और क्वेश्चंस का टॉपिक मिनी ने बोला था, करेक्ट. तो दोनों के लिए बातें हो जाएंगी, एक का क्वेश्चन हो जाएगा और एक का टॉपिक, एक पर दो काम हो जाएंगे, दोनों बच्चे हैप्पी. और जिसके जो भी चीज़ें हैं वो हम टाइम पर करते हैं, तो ये चीज़ें हैं, इसीलिए मैंने आज किया. अदरवाइज मैं आपके लिए आज संस्कृत कराने वाली थी. फिलहाल के लिए मैंने कहा कि आज की ये चीज़ें हो जाती हैं. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को. आप परेशान के साथ मैं हूँ शालिनी, आप सभी का यहाँ पर स्वागत करती हूँ. आई होप सो कि आप बढ़िया होंगे, मस्त हैं, स्वस्थ हैं. टाइम पर आने का प्रयास करिए. डेली 8 बजे में शाम को मैं आपकी क्लास करती हूँ. आपके पास 1 मंथ का टाइम इंटरवल है अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए. जितना हो सके उतना हार्डवर्क कर लीजिए, बढ़िया रिजल्ट है, आ जाएगा. और आपका 4th भी जल्दी से हो जाएगा. आई होप सो, आई विश कि आपका ये जो सेशन है, अगर एक बार वैकेंसी का सीन आता है तो आपको भी उसमें बैठाया जाए और आप भी उसमें पार्टिसिपेट करके एग्ज़ाम दें. इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन में लगे रहिए. ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, पढ़िए कि ये भी आपके एग्ज़ाम में काफ़ी कुछ हेल्प करेगा. और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो उसमें आते ही आते हैं. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. देखते हैं आज का पहला प्रश्न कि यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर क्या दिया. टेलीग्राम जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया वो ज़रूर ज्वाइन कर लें. वहाँ पर क्विज़ेस होती है, अपडेट दी जाती है, जो न्यूज़ यहाँ पर नहीं शेयर होती. और आपको थर्ड पॉइंट क्या है कि ये जो पीडीएफ्स होते हैं, जो मैं क्वेश्चंस खुद से फॉर्म करती हूँ, वो मैं वहाँ पर दे देती हूँ, सभी को देती हूँ. तो आप वो वहाँ पर जाके कर सकते हैं. और आप चाहते हैं अगर पूरा कोर्स आपको एक साथ मिल जाए तो पढ़ो, आप आके हर चीज़ समझ में आएगी. ठीक है, चलो देखो, ये यहाँ पर है आपका आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर. पहले आप लोग बताइएगा कि क्वेश्चंस कैसे लगे. इसी तरह के क्वेश्चंस करवाए जाएँ, टॉपिक्स बताए जाएँ, आपकी क्या डिमांडेड है, उस बेसिस पे तो चीज़ें हम फटाफट 1 मंथ में कवर कर लेंगे. 10 डेज तो अभी हमारे मई में ही लेफ्ट हैं. ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आप सभी को दिख रहा है कि भारत की भौगोलिक जो क्षेत्र हैं, जो सीमाएं कह सकते हैं, जो क्षेत्र हैं एक प्रकार से, जो एरिया है वो कौन कौन से हैं. भारत के, इंडिया के जो जोग्राफिकल एरियाज हैं वो कौन कौन से हैं. एक सिंपल सा आपसे प्रश्न बन रहा है. आपके ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक का नहीं है, मतलब कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है. मैंने वहाँ से पिटअप किया, देखा ये क्वेश्चंस हैं, ये सीन है, फटाफट क्वेश्चंस को बनाया और आपके लिए मैंने क्लास को बनाया. तो देख रहे हैं कि ये आपका है उत्तर साइड का पर्वतीय क्षेत्र. पहला आपको ध्यान क्या रखना है, पर्वतीय एरिया, एक एरिया हो गया. दूसरा उत्तर भारत का विशाल मैदान का एरिया, बड़े बड़े मैदान का एरिया है. प्रायद्वीप पठारी एरिया है. ये सारे अलग अलग जगह के एरियाज के बारे में है. और इसके बारे में देखिए 4 टोटल हैं. उत्तर का पर्वतीय एरिया 1, उत्तर भारत का विशाल मैदान 2, प्रायद्वीप पठारी एरिया 3, तटीय मैदान एवं द्वीपीय समूह 4. तो ये यहाँ पर भारत के भौगोलिक क्षेत्र हैं. आपको टिक करने को अगर आता है 4 ऑप्शंस बना के, ऑल का ऑप्शन दिया जाता है तो सो बेस्ट है और बढ़िया है, वेल एंड गुड है कि आपका वो चीज़ वहाँ पर हो जाएगा. एंड अगर लिखने को 1 में आता है तो भी अच्छा, 2 में आता है तो भी अच्छा, इधर से भी अच्छा, उधर से भी अच्छा, चाहे जिसमें आए. अब आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहा जा रहा है. यहाँ तक तो समझ में आया. तो अगर ये प्रश्न बनेगा तो अब आप कर लेंगे, 1 नंबर आपको मिल जाएगा. ओके, आइए दूसरा देखिए. भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति क्या है, भारत की भौगोलिक स्थिति कैसे, कई सारे प्रश्न आपको बनते हैं और आपने इसको बहुत बार पढ़ा है, बहुत सारे एग्जामों में पढ़ा है. आपके टेट वगैरह के एग्जाम में तो आता है, पेट वगैरह का जो एग्जाम होता है उसमें भी बहुत कुछ ऐसे संबंधित प्रश्न ज्योग्राफी के पूछे जाते हैं. तो भारत की जो स्थिति है वो क्या है, तो कह सकते हैं कि भारत की जो स्थिति के बारे में, पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश तक का पूरा कवरेज है. ठीक है, और तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है. ये क्या है, ये जोग्राफिकल एरिया की एग्जैक्ट लोकेशन है कि वो चीज़ कहाँ पर स्थित है, वो कितने डिग्री पर, कितने मिनट पर, जो सबके चैनल्स डिवाइड किए गए हैं उसके बेसिस से पूरा एरिया है. उत्तर पूर्वी गोलार्ध में कहाँ सर, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, और ये उत्तरी अक्षांश की तरफ है. और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है. एकदम सेंटर ऑफ द मिडल ऑफ द पार्ट में वो जाके एग्जैक्टली जो है वहाँ पर स्थित है. क्लियर.
2 प्रश्न, 2 क्वेश्चन, 2 नंबर, डन। नेक्स्ट थर्ड कह रहा है कि भारत की भौगोलिक स्थिति का महत्व क्या है। आपको महत्व, विशेषताएं, आवश्यकताएं, संरक्षण, ब्ला 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 ब्ला, सो मेनी क्वेश्चंस पूछ रहा है। भारत की भौगोलिक स्थिति का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है इन जोग्राफिकल सिचुएशन की। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि भारत की अक्षांशीय दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में और देशांतर दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम भारत अक्षांशीय दृष्टि से देखेंगे तो वो उत्तरी गोलार्ध में है, और अगर हम देशांतर दृष्टि से देखेंगे तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, ये आपको उत्तरी अक्षांश तक है। देशांतर का 68 से लेकर 7 मिनट तक, 97 से लेकर 25 तक पूरा फैला हुआ, जो पूरी देशांतर के मध्य में स्थित है। ये बात इसके बारे में। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ध्यान रखिएगा, आपको पूछा जाता है कि कौन सी रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। आपने ये सारी चीज़ें डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में खूब ज़्यादा पढ़ी हुई है, बहुत सारे प्रश्न आए थे। तो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपको आपके थर्ड में भी देख लेने हैं। तो भारत की भौगोलिक स्थिति विविधता वाली स्थिति है, ठीक है। तो काफ़ी वेरिएशंस हैं, अलग अलग एरिया पे लोकेटेड हैं, पूरा कैप्चर्ड है, बहुत सारी रिवर्स, रेखाएं, क्या क्या चीज़ें इसके पास से होकर गुजरती हैं। तो इनका महत्व अपना उस स्थान की वजह से है, क्योंकि उसकी वजह से कोई ना कोई घटनाएं ऐसी होती हैं जो यहाँ पर भौगोलिक तरीके से घटती हैं। आगे बढ़िए, इसी के साथ आगे चलते हैं, देखते हैं आज का 4th क्वेश्चन। भारत के उत्तरी विशाल मैदान का भौगोलिक वर्णन करिए। भारत के जो उत्तरी विशाल मैदान हैं, जो एरियाज हैं, उनका भौगोलिक वर्णन आपको करना है। तो आप देखो फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, आप चाहो तो अपने तरीके से भी जैसा आपको जो उचित लगे वो भी बनाकर आप लिख सकते हो। नहीं तो राजेंद्र ठाकुर के पास जो है सीरीज है, आप उससे भी आपको अगर आसान लग रहा है तो आप देख के पढ़ के बनाकर लिख सकते हो। मैं भी आपको इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस के फॉर्म में करवाऊंगी, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, ये कह सकते हैं कि 1000 मोर देन 1000 क्वेश्चन मैं आपको इस तरीके से करवाऊंगी। 50 नंबर वाले पेपरों में ज़्यादा करवाऊंगी लिखित वाले, क्योंकि 50 नंबर वाले पेपर लिखने वाले में हमें काफ़ी बढ़िया मिल जाता है और हमारे परसेंट बन जाते हैं। तो इसलिए ऐसे एरिया 1000 में क्वेश्चंस कराऊंगी। मैं पीडीएफ प्रिपेयर कर रही हूँ, आपका धीरे धीरे क्रम बढ़ रहा है, मैं कॉन्टिन्यूटी मेंटेन कर रही हूँ, तो वो चीज़ें आपके लिए बेस्ट हो जाएंगी। आई होप सो कि आप मेरे साथ सपोर्ट पे रहेंगे, एग्री भी हैं और प्रॉब्लम नहीं होगी। एट द लास्ट में हम बेस्ट से कर लेंगे, ठीक है। जैसे हमने सेकंड में किया था, मस्त हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। चलो और देखो है क्या ये। भारत के उत्तरी विशाल मैदान का जो भौगोलिक एरियाज का वर्णन है, उनमें आप क्या लिखोगे। उत्तर में आप बता सकते हो कि यह मैदान पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। एरिया कहाँ से कहाँ तक है। यह मैदान पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। यह एक समतल मैदान है, एकदम प्लेन, इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। यह एक समतल मैदान है तथा इसके ऊंचावच में बहुत कम अंतर, मतलब ऊंचाई में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जैसे ऊंचा होता है फिर नीचे होता है। यह मैदान पूरब से पश्चिम तक लगभग 3200 किलोमीटर लंबा है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करते हैं, पूरब से पश्चिम तक के जो एरियाज़ हैं उनको अगर हम फिगर आउट करते हैं तो ये 3200 किलोमीटर तक है, और लगभग 150 से लेकर 300 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। लंबाई और चौड़ाई भी यहाँ पर हमको बताई जा रही है इन दोनों एरियाज़ के बीच में। और इस मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 50 से 150 मीटर है। अगर हम इस मैदान के और समुद्र तल की ऊंचाई को नापते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली हम ये कह सकते हैं कि 50 से लेकर 150 मीटर तक फैली हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम हम लोगों को, देखो सिंपल सी बात है कि हो सकता है कि ये 150, 300 ये कुछ चीज़ें ना आपको याद रहे, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है कि 3200 किलोमीटर लंबा है इतने एरियाज़ में, ये थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा तो आप इसको लिख पाएंगे, क्योंकि आपको लिखने के लिए कंटेंट ऑफ मैटर चाहिए होगा। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि सिंधु नदी से लेकर पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक पूरा फैला हुआ है। समतल प्लेन का और ऊंचावच प्लेन का जो एक मतलब डिफरेंस है, दोनों में अंतर है, बहुत कम देखने को मिलता है। दोनों हमें सामान्यतः सेम देखने को लगते हैं। ऊंचाई इतनी है और समुद्र तल से ऊंचाई इतनी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप ऐसे मीटर में वैल्यूज़ को देकर एक अपना अच्छा सा आंसर राइट प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। 4th तक मैंने आपको सिंपल तरीके से करा दिया। अब चलो आगे बढ़ जाओ, 5th देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन आज का क्या है। भारत के विशाल मैदान में कौन कौन सी नदी तंत्र है, मतलब कौन कौन सा उसमें शामिल है, रिवर सिस्टम जो भी इन्वॉल्व है वो कौन कौन सा है।
तो इसका उत्तर आप बताएंगे। एक सिंपल सा 1 नंबर का प्रश्न आप बता सकते हैं अच्छे से कि भारत की उत्तरी मैदान के 3 नदियों का तंत्र वहाँ पर एक विशाल रूप में देखने को मिलता है। तो पहली नदी है सिंधु, ठीक है, पहली नदी सिंधु, दूसरी नदी गंगा सबसे लंबी रिवर, फिर ब्रह्मपुत्र है, और इनकी जो सहायक नदियां हैं वहाँ पर इन्हीं के द्वारा ये निर्मित है। सब ट्रिब्यूटरीज भी होती है ना, नदी की सहायक नदियां होती हैं जो उनमें जाकर गिर जाती हैं, तो यहाँ पर क्या है, उनसे निकलती हुई हैं। यहाँ पर है उत्तर का मैदानी दुनिया का सबसे बड़ा जलोढ़ क्षेत्र। जो उत्तर का मैदानी एरिया है वो कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जलोढ़ एरिया होता है। तो इस तरह से नदियाँ जो उसमें इन्वॉल्व हैं उस मैदान को बनाने में, जो सहायक नदियाँ हैं वो यहाँ पर सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र है। इन तीनों का जो से एक संवेग है, समावेशन है, वो वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है। आगे बढ़िए। छठा क्वेश्चन है, उत्तरी मैदान की मुख्य विशेषताएं क्या। अगर मैं आपसे पूछूं कि उधर के साइड्स की आप मुख्य विशेषताएं बताओ, तब आप क्या क्या बताओगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि उत्तरी मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र की 3 प्रमुख नदियाँ प्रणाली और उनकी सहायक नदियों के जड़ों निक्षेपों के द्वारा निर्मित है। मतलब जो ये एरिया बना हुआ है, जो ये चीज़ें बनी हुई हैं, इसमें नदी शामिल है, नदी की जो सहायक नदियां हैं उनका भी बड़ा योगदान है, और वो जलोढ़ एरिया के द्वारा पूरा बनाया गया, मतलब इतनी सारी नदियों का संगम होने की वजह से वो एरिया ऐसा कुछ बन सा गया है। तो जिसमें सिंधु मुख्य रूप से है, गंगा शामिल है, ब्रह्मपुत्र शामिल है, ये 3 प्रमुख नदियों की प्रणाली वहाँ पर ये द्वारा निर्मित है। यह मैदान पूर्णतः जलोढ़ मिट्टी का बना, कह सकते हैं कि ये जो मैदान का एरिया है पूरा जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है, ठीक है। पूरा एरिया जो कवर हुआ है वो पूरा जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है, और मैदान बहुत उपजाऊ है। मैदान बहुत, उसकी जो वहाँ का जो लैंड एरिया है, कह सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और बहुत फर्टाइल है, और कृषि के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसीलिए लोग वहाँ पर जाकर ज़्यादा बस भी रहे हैं, क्योंकि उनको एग्रीकल्चर करने के लिए ज़्यादा, मतलब कम लागत में और ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है, तो वो सभी को पसंद आएगा। तो ये चीज़ें कह सकते हैं कि ये उनकी विशेषताओं में है। 1 नंबर में आए तब भी आप लिख सकते हो, 2 नंबर में आए तब भी आप लिख सकते हो, आप चाहो तो पॉइंट वाइज बनाकर भी लिख सकते हो, और ऐसे चाहो तो ऐसे ही बनाकर लिख सकते हो। एज यू विश, यू कैन डू एनीथिंग अकॉर्डिंग टू यू। क्लियर। तो 1 नंबर में भी आपको ये क्लास समझ में आ गई है, 2 नंबर में आए तो भी लिख लो। आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखते हैं 7वां क्वेश्चन है कि भारत के उत्तरी मैदान को कितने भागों में डिवाइड किया गया, कितने पार्टों में डिवाइड कर दिया गया। तो आप कह सकते हैं उत्तरी मैदान को उच्चावच और भौगोलिक लक्षणों के आधार पर इसको 5 महत्वपूर्ण प्रदेशों में डिवाइड कर दिया गया, जैसे भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा। भूलना नहीं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, इसलिए मैंने भी ले लिया, इंक्लूड कर लिया कि आपको ऐसे क्वेश्चंस की शुरुआत हो रही है तो चीज़ें होती जाती हैं। तो अगर बात हो रही है तो उच्चावच और भौगोलिक लक्षणों के बेस पर इनको डिवाइड किए, जैसे भाबर आया, तराई आई, बांगर आया, खादर आया, डेल्टा आया। तो हो सकता है कि टिक करने को भी आए, नहीं आए तो बढ़िया, आ जाए तो भी बढ़िया है। आपका प्रिपरेशन हो गया, मैंने यहाँ तक ये चीज़ें आपको पूरी कंप्लीटली बता दी। क्लियर। चलो फटाफट क्लास को लाइक करो, वैसे भी आपकी 13 मिनट की क्लास हो चुकी है, लाइक करे बिना काम नहीं बढ़ने वाला है। तो जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया, फटाफट क्लास को लाइक करें, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना है, पता कैसे चलेगा। और आप लोग अपने जाते समय क्लास को लीव करने के बाद एक अपना कमेंट जरूर करा करें, कि वो मेरे लिए एक बूस्टर का काम करता है कि चलो मैंने ये चीज़ की तो 10 बच्चों को मेरे से बेनिफिट मिला। 10 क्वेश्चन मैंने अगर बताया तो कम से कम उनको 10 क्वेश्चन जो मिले उसका 5 मिनट की, उनको हाँ ये हुआ कि ये 5 चीज़ें समझ में आई। तो जितने भी आते हैं, ठीक है, जितने भी आते हैं वो अपना एक कमेंट जरूर डाल के जाया करें कि मैम ये क्लास में ये थी, कोई दिक्कत है तो बता दो, डाउट हो तो पूछ लो, और अगर अच्छा लगे तारीफ भी कर दो। चले आगे। हाय रब्बा, कितना समझाना पड़ता है आप लोगों को। चलो कोई नहीं, छोटे हो बड़े हो जो भी हो, समझदार हो जाए, अच्छा अच्छा सब कुछ हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। चले आगे। चलो आ जाओ, आगे चलते हैं, देखते हैं 8th क्या है। भारत में उत्तरी मैदानों का महत्व क्या है, जो मैदान है इनका इम्पोर्टेंस क्या है। आप उत्तर में लिख सकते हैं कि उत्तरी मैदान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ जो है वो नौगम में है, बहुत सारी नदियाँ मेन उसके बाद और सारी नदियाँ और सारी जो सहायक नदियाँ उनका संगम है।
यहाँ पे समतल भूमि है जो सैकड़ों जो सड़कों और रेलवों को अच्छी तरह से एकदम निर्मित की बनाई हुई है, टाइटली बांधी हुई हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि सिंचाई की जो सुविधाएं प्रदान की गई वो बहुत अच्छी हैं वहाँ पर एरिया जो है वो काफ़ी डेवलप्ड है, तो पानी की व्यवस्था नदी की वजह से बहुत अच्छी है और चीज़ें कम समय में हो जाती हैं। बंजर जो भूमि थी ऐसी भूमि नहीं है, भूमि बहुत उपजाऊ है, जो भी लगाओ खूब बढ़िया उपज होती है, मुनाफा किसानों को होता है और लोग भी वहाँ पर आसानी से बसने लगे हैं, तो वो एरिया काफ़ी बढ़िया कहलाया जाने लगा है। ठीक है, आगे बढ़े इसी के साथ चलें, आइए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तरी मैदानों में कौन से राज्य स्थित हैं? तो अगर कह सकते हैं कि ये जो मैदान के बारे में इतना पढ़ रहे हैं, मैदान में ये चीज़ें अच्छी हैं, वो चीज़ें अच्छी हैं, तो किधर एरिया में है ये? तो कह सकते हैं कि उत्तरी मैदान का विस्तार भारत के उत्तर में पंजाब में है, हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश, हमारे यूपी में भी बहुत सारे ऐसे एरिया हैं छोटे छोटे। ठीक है, अपना यूपी किसी से कम नहीं है, इतना ध्यान रखना। बिहार का, झारखंड का, असम का, पश्चिम बंगाल का, ये वो राज्य हैं जहाँ पर ऐसे मैदान और ऐसी ऐसी चीज़ें जो विशेषताओं में है देखने को हमें प्रायः मिलती आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? आज का 10th क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो आप कहेंगे द ग्रेट निकोबार द्वीप समूह जो है वो भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह आता है। आगे चलिए नेक्स्ट, भारत में भूगोल में द्वीप किसे कहते हैं? जो द्वीप होता है, द्वीप के बारे में वो किसे कहते हैं? तो द्वीप पानी से घिरा हुआ भूमि का एक शरीर होता है, एक सिरा भी कहते हैं कभी कभी। इसके जो है चारों तरफ क्या है, पानी से घिरा रहता है। मैं एक इसका फिगर भी एक ली हूँ, ये देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये देखिए पानी ही पानी है, इधर ही पानी है, ये एरिया देखो, ये एरिया देखो, तो ये द्वीप कहलाता है। इस तरह से बहुत सारे द्वीप पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, ये मिट्टियाँ जो कट कट के आती हैं, बनता कैसे मालूम है? जैसे पानी का बहाव होता है, पानी बहता था तो साथ कंकड़ पत्थर बिल्ली वो गिट्टी विट्टी जो भी होती है या झिल्ली विल्ली जो भी होती है, वो सब भाग के लेके जाती है और नदी के किनारे जितने एरियाज होते हैं वहाँ पर छोड़ देती है। तो वो वही कलेक्शन उधर से भी होता था, इधर से भी होता है, और धीरे धीरे होते होते ये विशाल जगह इस तरीके से द्वीप के रूप में बदल जाती है। आगे बढ़िए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, 12th में आइए। 12th यहाँ पर है कि भारत में संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधन मतलब रिसोर्स है, संरक्षण मतलब प्रोटेक्ट करना। तो संसाधन संरक्षण का अर्थ है कि कीमती संसाधन जैसे जितने भी खनिज है, जितने भी वन जीवन है, वन जीव हैं, पेड़ हैं, पानी है, प्राकृतिक संसाधन की सुरक्षा करना। जो भी हमें गॉड गिफ्टेड है, जो भी हमें प्रकृति से प्राप्त है, उसकी रक्षा करना। अनावश्यक पेड़ ना उखाड़ो, कोई काम ना हो तो पेड़ ना काटो, अनावश्यक जो है किसी जीव को ना मारो, पानी ना पिलाओ लेकिन मारो मत उनको, अनावश्यक जानवरों को ना मारो, अनावश्यक किसी को प्रताड़ित ना करो, चाहे वो पौधे में आ जाए, चाहे वो जानवरों में आ जाए, चाहे वो पेड़ों में आ जाए। अननेसेसरी अनवांटेड चीज़ों को ना यूज़ करो और ना ही उनका उपभोग करो। अनवांटेड अननेसेसरी आप बिजली का फालतू का खर्चा मत करो, अननेसेसरी आप अपने डीजल पेट्रोल को मत खर्चा करो। जो चीज़ें हमें बड़ी मुश्किल से जो रिन्यूएबल होते हैं, जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, उनको हमें पाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, जितना का हम नया उनका बना नहीं सकते हैं, तो बिगाड़ने का अधिकार हमें नहीं दिया है किसी ने, क्योंकि फिर उसके बाद हमारी जो जनरेशन आएगी वो और ज़्यादा बीमार होगी। पहले के लोग कम बीमार हुआ करते थे, पहले के लोगों की उम्र कितनी ज़्यादा होती, कितने सालों तक जीते थे, लेकिन आज के लोग 50 के 60 के बाद उनको देखे किसी को हार्ट अटैक, किसी को ये कैंसर, किसी को वो कैंसर, सिर्फ ये खाद के प्रोडक्ट खाने से, आराम से धूल धक्कड़ गंदगी से हो रहा है। तो जितना आप प्रोटेक्टिव संरक्षण रखोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, आपकी लाइफ स्पैन उतनी ज़्यादा बढ़ेगा। जितना हो सके उतना अपने घरों में पेड़ ज़रूर लगाओ। छोटी सी बालकनी है लेकिन जो भी पौधे होते हैं वो वहाँ पर ज़रूर लगाया करिए, वो बहुत अच्छा होता है। वहाँ एक पॉजिटिव वाइब्स भी आती है और आपके लिए भी काफ़ी बढ़िया होता है। हरियाली है जो आंखों को हरी हरी दिखती है। आगे बढ़ो। ठीक है भाई, मेरे को तो बहुत पसंद है क्योंकि मैं नेचर लवर हूँ बहुत ज़्यादा, एनिमल लवर भी हूँ बहुत ज़्यादा। मुझे फोटोग्राफी का भी बहुत शौक है, मौका मिला तो मैं तो सब छोड़ छाड़ के ये करने वाली हूँ, मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, लेकिन नेचर का सिर्फ। चलो आ जाओ। 13 क्या है, अपने इंटरेस्ट को कभी मारना नहीं चाहिए। प्राकृतिक संसाधन की 3 विशेषताएं बता दो। प्राकृतिक जो संसाधन है उनकी कोई भी 3 विशेषताएं लिख दो। तो आप 3 विशेषताएं जो आपको उचित लगे, जो आपको समझ में आए वो लिख दो। जैसे कि आप देखो क्या लिख सकते हो, प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं। जी हाँ,
कुछ संसाधनों के उपयोग किए जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनका उपयोग नहीं करते, उनको हम फ्रीली छोड़ देते हैं। इसमें वाणिज्यिक और औद्योगिक मतलब जो व्यवसाय करने वाले हैं वो भी शामिल होते हैं, जो औद्योगिक दवा और जो खादी के सामान आते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक जो चीज़ें मिलती हैं वो हैं। सौंदर्य मूल सौंदर्य कॉस्मेटिक्स की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, वैज्ञानिक रुचि की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जड़ी बूटी वगैरह बनती है। तो सांस्कृतिक मूल्य के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे मूल्य और विशेषताओं के स्रोत शामिल है। तो इन सब चीज़ों का हमको, ये सारे संसाधन उसमें आते हैं जो हम अलग अलग जगह पे मेडिसिन में, सौंदर्य में, बेचने में, व्यवसाय में, अलग अलग जगह हम इन रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों का महत्व क्या है? तो कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन प्रकृति से मिली हुई संपदा है, जैसे मनुष्य और जीवन के कल्याण के लिए, सुखमय जीवन के लिए अलौकिक शक्ति ईश्वर ने बनाया है और हमें यह उपलब्ध कराया है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसका कैसे उपयोग करें। या जीवन को चलाने हेतु ज़रूरी तंत्र के क्रियाशील अवयव होते हैं। हमारे पूरे लाइफ स्पैन को, पूरे लाइफ सिस्टम को चलाने के लिए काफ़ी एक्टिव फुल कंपोनेंट होता है जो हमें गॉड गिफ्टेड प्रदान है, जिनका हम तो अपने एक सुखमय कल्याण वाले जीवन को जीने के लिए हमें चीज़ें मिली हुई हैं। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसका बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और वेस्ट में से बेस्ट कैसे बना सकते हैं जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रही आपकी क्लास। जैसे मैंने आज की इस क्लास के लिए आपके लिए 14 क्वेश्चंस को मेंटेन किया था और आपकी ये 20 मिनट की क्लास हो रही है। आई होप सो क्लास बहुत अच्छी होगी, क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे लगे होंगे, टॉपिक भी आपका ऐसे ऐसे करवाऊंगी, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मैं सभी टॉपिक में करवाऊंगी। अब आपको अपने फीडबैक देने की क्लास कैसी लगी, अगर कोई दिक्कत है तो बताइएगा, जितना हो सकेगा आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। जो बेस्ट होगा वो आप देख सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए ताकि आपको कोई भी अपडेट छूटे ना और ये PDF वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।